everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के फोर्थ पार्ट पर। ये वीक आपको डॉक्यूमेंट्स के वीडियोस मिलेंगे एंड ये जो आपका फोर्थ पार्ट है यहाँ पर हम देखेंगे हमें एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग किस तरह से करना होता है। बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको जनरली थ्रेट केसेस, सुसाइड केसेस या कई बार आपको मर्डर केसेस में भी मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो आपके नॉर्मल लड़ाई झगड़ा वाले होते हैं तो वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अलग अलग टाइप के केसेस में देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसको जब हम एविडेंस के पर्पज़ से कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, पैक करते हैं एंड देन लैब में फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस का, कौन कौन से वो मेजरमेंट्स होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि सभी तक ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। एंड अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं सबसे पहले जो आपका कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमें किस तरह से करना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो आपका कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो बेसिकली उसको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रिक्वेस्टेड मेथड, दूसरा होता है आपका कलेक्टेड मेथड। ठीक है, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपके फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम दो में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, एक होता है आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को भी हम दो में क्लासिफाई किए थे, जहाँ पर एक था आपका स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट, दूसरा था आपका एडमिटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट एंड एडमिटेड डॉक्यूमेंट थे, तो इनका जो कलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक मेथड होता है आपका रिक्वेस्टेड, दूसरा होता है आपका कलेक्टेड मेथड। रिक्वेस्टेड मेथड का मतलब ये है कि जो भी आपका सस्पेक्ट होता है उससे आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो आपको सैंपल लिख के दे। ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्टेड मेथड होता है वहाँ पर आप डायरेक्टली जो भी आपका सस्पेक्ट होता है उससे आप कहते हैं एंड उसको पूरा प्रोसीजर बताया जाता है कि किस किस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो वही आपका रिक्वेस्टेड मेथड होता है जिसके बारे में यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो कलेक्टेड मेथड होता है जिसको हम एडमिटेड मेथड भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है वो जनरली अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है, कुछ नहीं तो उसके जो नोट्स होते हैं वही होते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कुछ ना कुछ लिखते रहने की, डायरीज लिखने की, अपनी लाइफ लॉन्ग जो भी हिस्ट्री रहती है उसके बारे में लिखने की, तो वो सारे के सारे आपके एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। एंड उनका जो मेथड होता है कलेक्शन का, कलेक्टेड मेथड या फिर एडमिटेड मेथड कहते हैं। तो ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वो नोट्स लिखते हैं, जो वो डायरीज लिखते हैं, डायरेक्टली उन्हीं का कलेक्शन किया जाता है। तो ये आपके कलेक्टेड मेथड होते हैं। एंड रिक्वेस्टेड मेथड में आप डायरेक्टली जो भी आपका सस्पेक्ट होता है उससे अपने सामने ही लिखने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका दोनों में डिफरेंस होता है रिक्वेस्टेड एंड कलेक्टेड में। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं बेसिकली रिक्वेस्टेड मेथड एंड कलेक्टेड मेथड में होता क्या है। उसके अलावा जो मैंने टाइप्स वाला वीडियो बताया था तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पर देख रखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट एंड एडमिटेड डॉक्यूमेंट क्या है। उसी के बेसिस पर ये आपके मेथड्स होते हैं दोनों, तो ये आपको तभी समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन दोनों को ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड अभी हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके रिक्वेस्टेड मेथड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सो रिक्वेस्टेड मेथड में बेसिकली क्या होता है, द राइटर शुड बी अलाउड टू सिट कंफर्टेबली एट अ डेस्क और टेबल विदाउट डिस्ट्रैक्शन। जो भी आपका सस्पेक्ट होता है उसको आपको डेस्क एंड टेबल पर नॉर्मली बैठने के लिए बोला जाता है। वो बिल्कुल डिस्कम्फर्टेबली, उसको कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो, बिल्कुल भी उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबली उसको बैठने के लिए बोला जाता है। उसको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में उसको बिठाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होता है उसको वो दिखाया जाता है सस्पेक्ट को और प्रोवाइड इट विद इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू स्पेल सर्टेन वर्ड्स और व्हाट पंक्चुएशंस टू यूज़। जो आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें जितना कुछ भी मैटर लिखा होता है, मान लीजिए कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आपको क्राइम सीन पर मिला है, तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है लाइन टू लाइन ये आप डिक्टेट करते हैं। जो आपका जो भी इंस्पेक्टर होता है, जो भी एक्सपर्ट होता है जिसके सामने वो सस्पेक्ट राइट कर रहा होता है, वो आपका एक्सपर्ट जो होता है उसको डिक्टेट करता है एक एक वर्ड टू वर्ड, ताकि वो प्रॉपरली लिखे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के पंक्चुएशन मार्क्स को, कहाँ पे आपको कैप्स लॉक लिखना है, कहाँ पर आपको स्मॉल में लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी होती हैं। सिर्फ जो वर्डिंग्स होती हैं वही बताया जाता है, ताकि वो वर्ड टू वर्ड जो हमको स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सैम्पल से कंपैरिजन करना है
तो उसके लिए हमारे पास पूरा प्रॉपर एक सैम्पल तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए उस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा होता है वही सारा का सारा आपको लिखने के लिए बोला जाता है। आप उसको डिक्टेट करते हैं एंड वो उसको लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पंक्चुएशंस या फिर कौन से स्पेशल सर्टेन वर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताना नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा सस्पेक्ट शुड बी फर्नाइज्ड अ पेन पेपर एंड सिमिलर टू दोज यूज्ड इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। जिस पेपर पे जिस पेन से आपके जो सस्पेक्ट होता है उसको लिखना होता है वो आप ही प्रोवाइड करते हैं एंड वो सेम टू सेम वही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में यूज़ किया गया था। जो भी आपके पास एविडेंस है, जो आपके पास क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, उसको बनाने के लिए जिस भी आपका पेपर का जिस भी पेन का यूज़ किया गया है, सेम वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी होती हैं अपने सस्पेक्ट को। ठीक है, ताकि जितना भी आपके सैंपल कलेक्ट हो वो बिल्कुल आपका सेम टू सेम वैसा ही तैयार हो जाए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिक्वेस्टेड मेथड से में यूज़ करे जाते हैं। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। So basically, dictated text should be the same as content of the question document. It should contain some words and letter combination found in the document. ठीक है, तो वही वाला जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि सेम वही आपको बताना होता है जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। In such cases, the suspect must not be given any instruction on whether to use upper case or lower case. उसमें आपके सस्पेक्ट को आपको नहीं बताना होता है कहाँ पर उसको अपर केस यूज़ करना है, कहाँ पर उसको लोअर केस यूज़ करना है, यहाँ पर उसको कुछ स्पेशल सर्टेन मार्क्स का यूज़ करना है, कौन से पंक्चुएशंस का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वो बता देंगे तो वो वैसे ही बना देगा। नहीं बताएंगे तो बाई मिस्टेक अपनी हड़बड़ाहट में या जैसे भी वो हो सकता है वो वहाँ पर एग्जैक्टली वही बना दे जो उसने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में यूज़ करा था, तो वो आपका कंपैरिजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो इसी वजह से आपको अपर केस, लोअर केस, पंक्चुएशन मार्क्स या फिर कोई भी स्पेशल मार्क्स के बारे में उसको नहीं बताना होता है। इसके अलावा डिक्टेशन ऑफ द टेक्स्ट शुड टेक प्लेस एटलीस्ट 3 times इफ द राइटर इज मेकिंग अ डेलिबरेट एफर्ट टू डिस्गाइज द राइटिंग। बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आप एक ही चीज़ को 2 से 3 बार लिख रहे हो, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आप 2 बार ट्राई कर सकते हो उस चीज़ को मैच ना करने की, जो भी आप नॉर्मल लिखते हो उसको डिस्गाइज करने की। लेकिन जब आप 3 से 4 बार लिखते हैं तो वो आप धीरे धीरे कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, उतना नहीं हो पाता है। इसी वजह से एटलीस्ट 3 times तो आपको वो सैम्पल अपने सस्पेक्ट से लिखवाना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रोसेस रहती है, ये इसमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके सस्पेक्ट के ऊपर। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में उसको लिखवाना चाहिए एंड एटलीस्ट 3 times तो लिखवाना ही चाहिए, ताकि आपका जो लास्ट सैम्पल आए उस वहाँ तक आते आते वो उतना ज़्यादा अपना जो सस्पेक्ट है वो किसी को पुलिस को डिस्गाइज करने की कोशिश ना कर पाए। इसी वजह से एटलीस्ट 3 times तो आपको लिखवाना ही पड़ता है। तो ये होता है आपका रिक्वेस्टेड हैंड राइटिंग को कलेक्ट करने का कुछ मेथड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की रिक्वेस्टेड राइटिंग से ही। सो डिस्कवरिंग दिस द इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंसिस्ट अपॉन कंटिन्यू रिपीटेड डिक्टेशन ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है उसको इंसिस्ट करना होता है कंटिन्यूअस वे में बार बार उसको डिक्टेट करते रहने की, उसको लिखते रहने के लिए। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली बोलते रहोगे प्रॉपर्ली एंड वो बार बार उसी चीज़ को लिखता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बिफोर रिक्वेस्टेड एग्जाम्पलर्स आर टेकन फ्रॉम द सस्पेक्ट, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर शुड बी कंसल्टेड एंड शोन द क्वेश्चन स्पेसिमेन। यहाँ पर क्या होता है, जब आप सस्पेक्ट कोई एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है कि वो सस्पेक्ट से उसका स्पेसिमेन लेकर आए, उसका स्टैंडर्ड कलेक्शन करे डॉक्यूमेंट का, तो उस कंडीशन में जो आपके डॉक्यूमेंट एग्जामिनर होते हैं उनको जो क्वेश्चन स्पेसिमेन होता है, जो क्वेश्चन सैम्पल होता है, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग्स आपको पहले से दे देनी चाहिए, जो भी आपका सस्पेक्ट से आपके सैम्पलिंग का कलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनर है उसको पूरा डिटेल्स पता होंगी, उसके बाद में आपका जो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग का कलेक्शन होगा वो प्रॉपर्ली हो पाएगा। क्योंकि अगर डिटेल्स पूरी तरह से पता नहीं है आपके एग्जामिनर को तो वो उतना प्रॉपर्ली कलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट जो आपके स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कलेक्टेड मेथड की। सो कलेक्टेड मेथड का मतलब है इट रेफर्स टू दोज डॉक्यूमेंट्स विच सस्पेक्ट हैज़ रिटन प्रीवियसली इन हिज डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में जो सस्पेक्ट था उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में कंटिन्यूसली उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो उन्हीं का कलेक्शन जो किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कलेक्टेड मेथड या फिर एडमिटेड मेथड। ठीक है,
इसके अलावा एवरी पर्सन राइट्स समथिंग फ्रॉम फॉर हिज लाइफ टाइम पर्पज एंड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर इलीगल पर्पज, हैंस इट हैज़ ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पर्सनस हैंड राइटिंग। ठीक है, इस तरह के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो नॉर्मल डेज में लिखता है, उसमें जो पर्सन की हैंड राइटिंग होती है उसमें जो नॉर्मल तरह से वो लिख रहा होता है, जो उसकी इसेंशियल फीचर्स होते हैं उसकी हैंड राइटिंग के, वो आपको बहुत ही प्रॉपरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्टेड हैंड राइटिंग इज़ बेस्ट फॉर कंपैरिजन। इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कलेक्टेड जो मेथड होता है हैंड राइटिंग के कलेक्शन के लिए, ये वाला मेथड थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है आपका कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये वाला मेथड होता है। इसके लिए कुछ अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे आपकी डायरीज़ हैं, नोट्स हैं, एप्लीकेशन लेटर्स हैं, चेक्स हैं, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जनरल कंडीशन की बात करें तो वो लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्टेड मेथड में यूज़ करे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका कलेक्शन के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा बेसिकली जो आप क्राइम सीन से कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए एक और वीडियो आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं जब आप क्राइम सीन पे कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस का आपको सेफ्टी फीचर रखना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेस्ट ना हो, वो बहुत ही सही तरह से सिक्योरली आपकी लैब तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि उसके लिए थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाता, तो इसी वजह से उसको मैंने सेपरेट वीडियो में कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। सो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फ़ोटोकॉपी आपने कर ली, उस जो भी आपका डॉक्यूमेंट मिला था उसकी फ़ोटोग्राफी कर ली, स्कैन कर लिया जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट था, ये सारे के सारे जो आपके प्रोसेस होनी चाहिए ये आपके डैमेज ना करें, आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ही सिक्योरली करना चाहिए। और ये काम भी तब करना चाहिए, मान लीजिए उस पर किसी भी तरह का कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं तो उनका कलेक्शन आपने कर लिया, उस पर कोई अदर एविडेंस प्रेजेंट है तो उसका आपने कलेक्शन कर लिया, उसके बाद में आप इनकी फ़ोटोग्राफी, फ़ोटोकॉपी, स्कैनिंग वगैरह करके आप आराम से रख सकते हो। फोटोग्राफी तो आप पहले ही कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, लेकिन अगर आपको फ़ोटोकॉपी करनी है, ज़ेरॉक्स निकालना है, तो उसके लिए आप पहले जो बाकी के एविडेंस हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आराम से आप उसका ज़ेरॉक्स करवा के रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप एग्जामिन कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो उसमें किसी भी तरह के मार्क वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी पेन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो सारा का सारा हम डूज़ एंड डोंट्स का एक वीडियो आएगा कलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ऑटो फीड ऑप्शन होता है फोटोकॉपी में उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो आपकी इस फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं, ज़ेरॉक्स मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पर कई बार आपका ऑटो फीड ऑप्शन होता है, तो जब भी आप एविडेंस पर्पस से उसकी फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑटो फीड ऑप्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो आपका सैम्पल होता है, जो एविडेंस होता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ में, कुछ इसमें और चेंजेस वगैरह किए गए हैं, तो उसलिए उसका यूज़ वहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सेसिंग हीट, लाइट एंड डैम्प प्लेसेस। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हीट, लाइट एंड डैम्प प्लेसेस से प्रिजर्व करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली इस कंडीशन से उनको रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज़्यादा हीट आ गई या फिर कोई आपकी यूवी रेज वगैरह आ गई, तो उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसी वजह से बहुत ही वहाँ पर आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट को इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा प्रिपेयर अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, डेट, प्लेस एंड फ्रॉम होम डॉक्यूमेंट इज़ ऑब्टेन्ड। जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है, आप उसको एविडेंस पर्पज से यूज़ कर रहे होते हो, तो उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपरली उसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या है, किस आपका डेट को मिला है, कौन सी प्लेस पर मिला है, किस पर्सन से आपको ऑब्टेन हुआ है, तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसको आपको अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट के लिए, एंड उसके साथ में उसको अटैच कर देना चाहिए। अटैच का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ में स्टेपल करके उसके साथ में रख देंगे, बस उसके साथ में आपको रख देना होता है। उसको जो एनवेलप होता है आप चाहिए तो उस पर लिख दीजिए, उस पर पेस्ट कर दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ आप कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैंडल डॉक्यूमेंट एज लिटिल एज पॉसिबल विद बेयर हैंड्स। जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको बेयर हैंड से जितना कम हो सके उतना ही पकड़ना चाहिए। बेसिकली अगर पॉसिबल है तो आप फोर्सेप का यूज़ कर लीजिए, उससे नहीं बन रहा है
तो आप हैंड्स में ग्लव्स पहन के उसके बाद में उसका यूज़ करिए। मतलब ये है कुल मिला के बात कि आपको आपके बेयर हैंड्स से जो भी डॉक्यूमेंट है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो उस पर इम्प्रिंट हो जाएंगे, या फिर मान लीजिए अगर आपके हैंड्स पे कुछ लगा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा। तो इस वजह से बहुत ही केयरफुली आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में डील करना चाहिए। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ प्रिजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अभी हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। जो आपका डॉक्यूमेंट्स का पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग होती है वो किस तरह से होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग की, सो द एनवेलप शुड बी सील्ड विद द सील ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट को आपको एक एनवेलप में डालना होता है। लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डॉक्यूमेंट को एनवेलप के अंदर डाल रहे हैं तो उस टाइम पर जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये नहीं कि आपने उसको फोल्ड करके पतला सा बना के रख दिया। जैसे आपको क्राइम सीन पर मिला है एज इट इज़ आपको वैसे ही भेजना होता है। तो इसलिए आपके पास अगर A4 शीट मिली है तो आप उसके लिए A4 साइज़ का जो एनवेलप आता है वो यूज़ करिए। मतलब जिस तरह का आपको डॉक्यूमेंट जिस कंडीशन में मिला है, जिस साइज़ का मिला है, उसी साइज़ का एनवेलप आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनवेलप होता है उसको जब आप सील करेंगे तो वहाँ पर सील में आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सील लगानी होती है। इसके अलावा एविडेंस शुड बी फॉरवर्डेड फॉर द एग्जामिनेशन विद एन एग्जामिनर फॉरवर्डिंग लेटर अटेस्टेड बाय द स्टेशन हेड ऑफिसर और सुप्रिटेंडेंट पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट को भेजते हो, अपने एविडेंस को भेजते हो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सील के साथ में, तो वो एनवेलप के साथ में जो पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि कौन कौन सा यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन करना है, कहाँ पर आपको ये एविडेंस मिला था, किस तरह का केस था, किस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं, तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको साथ में अटैच करके भेजनी होती है। मतलब आपका जो एनवेलप है उसके साथ में एक पूरा आप फॉर्मेट तैयार करते हैं, वहाँ पर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। जो आपकी सील आपके एनवेलप पे लगी होती है, सेम वही सील आपको एक प्लेन पेपर पे भी लगा के भेजनी होती है। एंड वहाँ पर आपके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जिनकी सील आपने एनवेलप पर यूज़ करी होती है, वही वाली सील आपको उस पेपर पे लगा के उनके भी साइन चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका लेटर होता है इस तरह का, इसको अटेस्ट किया जाना चाहिए जो आपके स्टेशन हेड ऑफिसर होते हैं या फिर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। तो इन दोनों में से जो भी वहाँ पर है तो वही आपके अटेस्ट कर देंगे उस लेटर को, एंड उसके बाद ही उसको फॉरवर्ड करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट देखने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए विद एग्जाम्पलर आर बिंग रिटन। जब आप अपने सब्जेक्ट से, आप अपने सस्पेक्ट से आपका उसका डॉक्यूमेंट ले रहे होते हो, उससे कुछ लिखने के लिए बोल रहे होते हो, तो उस टाइम पर ये नहीं है कि आपने उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिया एंड वो एज इट इज़ देख देख के लिख ले। आपको वहाँ पर डिक्टेट करना होता है। वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप अपने सस्पेक्ट को नहीं दिखाओगे, किसी भी कंडीशन में आपको वो नहीं दिखाना होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। रैप एंड सील ईच आइटम ऑफ एविडेंस सेपरेटली टू अवॉइड कंटामिनेशन। जब आप सीन पर जाते हैं, क्राइम सीन पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आप जल्दबाजी में या कैसे भी आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने साथ में ले लिया एंड एक ही एनवेलप में डाल दिया। जितने भी आपको एविडेंस मिलेंगे उनके लिए आपको अलग अलग एनवेलप का यूज़ करना पड़ेगा, उनको सेपरेट सेपरेट आपको पैकिंग करनी होगी। इसके अलावा डोंट राइट ऑन और अदरवाइज मार्क द डॉक्यूमेंट इफ लेबलिंग और इनिशिएटिंग इन नेसेसरी, देन मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द ब्लैंक स्पेसेस। जब आप डॉक्यूमेंट को पैक कर रहे होते हो तो वहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना होता है। उस पर अगर आपको लेबलिंग करनी भी है तो जो आपका डॉक्यूमेंट का जिस एनवेलप में आपने उस डॉक्यूमेंट को डाला है उस एनवेलप पे लिख दीजिए पहले से, उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट को उस एनवेलप के अंदर डालिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए। एंड जब आपका पूरी तरह से पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, सारे के सारे प्रोसीजर आपके सीक्वेंशियल मैनर में कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फॉरवर्डिंग ऑफ एविडेंस। जब आप फॉरवर्ड कर रहे होते हो अपने एविडेंस को फोरेंसिक साइंस लैब में, तो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। जो भी रिलायबल पर्सन होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये चेंजेस नहीं करेगा, उसी इंडिविजुअल को भेजना चाहिए। एंड यहाँ पर जो आपके पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वही आपके लेकर जाते हैं आपके एविडेंसेस को। एंड अगर कुछ बहुत ही रेयर कंडीशन है, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर नहीं जा सकता या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इन सारे एविडेंसेस को स्पीड पोस्ट से भेजा जाए।
लेकिन जब भी आप स्पीड पोस्ट से भेजते हो तो अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा प्रिजर्व करके और भी ज़्यादा सिक्योर करके उसके बाद में ही आप भेजते हैं। वैसे ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि आप स्पीड पोस्ट से भेजें, तो इसी वजह से जनरल केसेस में जो पुलिस ऑफिसर होता है वही आपकी एविडेंस को फोरेंसिक साइंस लैब तक लेकर जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया आपका फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स का, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे। एंड जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका डूज एंड डोंट्स पर आएगा, जो आपके कलेक्शन मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।